जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। आज हम स्टार्ट करेंगे विद लोकपाल एंड इम्पॉर्टेंट कमीशंस। इसको मोस्ट प्रोबेबली हम 2 वीडियोस में इसको कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है ये चैप्टर। और इसके अलावा देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी, तो उसकी वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल गई है। और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और जोग्राफी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ फ्रॉम द लोकपाल एंड इम्पॉर्टेंट कमीशंस। Now, the first question says that establishment of लोकपाल एंड लोकायुक्त in India was recommended by। तो ये recommend किसने किया था? तो देखिए ये recommend किया था ARC ने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने इसको recommend किया था। This commission was set up on January 5, 1966 in the chairmanship of मोरारजी देसाई। ठीक है, सो लोकपाल एंड लोकायुक्त जो बना था ये इन द चेयरमैनशिप ऑफ मोरारजी देसाई इसको सेटअप किया गया था। बाद में इन द ईयर 1967, द वेरी नेक्स्ट ईयर, के हनुमंतैया ये इसके चेयरमैन बने थे एंड द टर्म ऑफ द कमीशन एंडेड इन 1970। ठीक है, तो फर्स्ट चेयरमैन मोरारजी देसाई थे, लेकिन उसके बाद कुछ ही समय बाद नेक्स्ट ईयर 1967 में के हनुमंतैया इसके चेयरमैन बनते हैं। ठीक, अब हम बात करें कमीशन की। कमीशन सेटअप हुआ था 5 जनवरी को। ठीक है, फर्स्ट ARC कमीशन, और 1967 में इसके चेयरमैन हो जाते हैं के हनुमंतैया। टर्म वाज ऑफ द कमीशन इट एंडेड इन 1970। राइट, ओके। नेक्स्ट, द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1967 which was for the first time recommended for the setting up of Lokpal and Lokayukt was headed by, so it was headed by Morarji Desai. Next question, choose the correct answer. Choose the correct answer. The appointment of Lokayukt at the state level was first recommended by, so ये भी पहली बार ARC ने recommend किया था 1966 to 70. Indian model of ombudsman is, so Indian model of ombudsman जो है वो लोकपाल है। ओम्बड्समैन पहली बार बना था इन 1809 एज द इंडिपेंडेंट सुपरवाइजरी एजेंसी इन द स्वीडन। तो वहाँ से ये जो नाम है ओम्बड्समैन आता है। इंडिया में उसको हमने बोला है लोकपाल। ठीक है, इंडिया में इट इज़ कॉल्ड एज लोकपाल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस और कमिटीज़ हैज़ रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ अ लोकल बॉडी। सो अगेन सेम ही क्वेश्चन है। देखिए ओम्बड्समैन बनाने के लिए किसने बोला था? सो इट वॉज ARC। द फर्स्ट लोकपाल बिल वॉज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट इन, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पहला जो लोकपाल बिल है इट वॉज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन द ईयर 1968 ड्यूरिंग द 4th लोकसभा। अब ये जो टर्म था दैट वॉज द पीरियड ऑफ 4th लोकसभा एंड इट वॉज पास्ड इन 1969, बट बिफोर इट कुड बी पास्ड इन राज्यसभा, लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया था एंड द बिल गॉट लैप्स्ड। ठीक है, तो बिल कौन कौन से लैप्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये एक बार आपको रीड करना पड़ेगा इसके लिए कि कौन, इफ़ द बिल इज पेंडिंग इन लोकसभा, if the bill is pending in Rajya Sabha and it has been passed by Lok Sabha but the Lok Sabha dissolved, तो फिर bills का क्या केस कंडीशंस होंगी। सो ये एक बार थोड़ा पढ़िएगा, देन इट वुड बी वेरी क्लियर टू यू कि जो बिल था वो कैसे लैप्स हो गया। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट लोकपाल ऑफ आवर कंट्री? फर्स्ट लोकपाल कौन थे? सो ही वॉज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, और PC घोष भी इनको बोलते हैं। सो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और PC घोष वॉज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, सो देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है इंडिया का, इट रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ 2 स्पेशल अथॉरिटीज़, लोकपाल एंड लोकायुक्त, फॉर द रिड्रेसल ऑफ द सिटीजन्स ग्रीवांसेस। अकॉर्डिंग टू ARC, द चेयरपर्सन एंड द मेंबर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसके जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी। अब इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा? इसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जो कि हु इज़ नॉमिनेटेड बाय हिम, 1 एमिनेंट ज्यूरिस्ट। सो 5 लोग होंगे। रिसेंटली जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया and he was a retired Supreme Court judge. Next देखिए, which of the following has recommended the appointment of judges to higher courts should be through the participation of the executive legislature and the chief justice। तो ये किया है सेकेंड ARC रिफॉर्म्स कमीशन ने।
सेकेंड ARC रिफॉर्म कमीशन हैज़ रिकमेंडेड कि जो अपॉइंटमेंट होंगे जजेस के टू द हायर कोर्ट्स, इट शुड बी थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लोकपाल बिल 2011 इज और आर करेक्ट. ठीक है, सो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 4th August 2011. It was introduced by Shri P. Chidambaram, Home Minister. Then it has been referred to the standing committee. It has been termed by civil society members as weak. ठीक है, तो देखिए अब ये सारा बिल्कुल ही फैक्चुअल डेटा है, बहुत ज़्यादा अब याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उस टाइम पे पास हुआ है कुछ आसपास ही टाइम में, तो इसलिए ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे. हालांकि स्टेट नहीं भी पूछता है, बट यहाँ पे देखिए यूपी UDA LDA के एग्ज़ाम में ही पूछा गया है. सो अगर इसमें देखें गलत स्टेटमेंट, सो द रॉन्ग स्टेटमेंट हियर इज़ दैट इट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय P. चिदम्बरम जी, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स V. नारायण स्वामी. ठीक है, एंड आफ्टर इट वाज सेंट टू द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन पब्लिक ग्रीवांस, लॉ एंड जस्टिस. Now it has been termed weak by the civil society members. So thus the statement 1, 3, 4 are correct, while the statement 2 is incorrect or wrong. Now it is noteworthy that the bill relating to the Lokpal or Lokayukt has taken the form of law or act from 1st January 2014. तो देखिए 1st January 2014 को ये एक्ट बनता है लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल, और कल हम पढ़ रहे थे नीति आयोग, तो 1st January 2015 को नीति आयोग बनता है. तो दोनों टाइम पर इन द न्यू ईयर जो 1st January है वो इम्पॉर्टेंट है, एक में हमका एक्ट बन रहा है. तो अब इस तरीके से जस्ट कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसका कोई कनेक्शन है या किसी वजह से ऐसा हुआ है. यू कैन जस्ट रिकॉल कि 2014 में ये बना, फॉलोड बाय द नीति आयोग, राइट. नाउ इन विच फॉर द फॉलोइंग स्टेट द ऑफिस ऑफ लोकायुक्त वॉज फर्स्ट स्टेब्लिश्ड. तो सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था महाराष्ट्र में. 1971 में द फर्स्ट लोकायुक्त वॉज स्टेब्लिश्ड इन द महाराष्ट्र. It has been established in many states after that. बिहार में 1973, यूपी 1975, मध्य प्रदेश 1981, आंध्र प्रदेश 1983, कर्नाटका 1985, असम 1986, गुजरात 86, पंजाब 95, दिल्ली 96, हरियाणा 96. Then Odisha was the first state to pass the legislation related to Lokayuk, but this institution did not come into existence till 1983. Also, Odisha was the first state that abolished the Lokayukt in 1993. तो abolish करने वाला भी पहला था, पास करने वाला भी पहला था हालांकि, लेकिन वो लेजिस्लेशन में नहीं आ पाया था. सो फर्स्ट नंबर पे फिर महाराष्ट्र आ जाता है, एंड abolish करने वाला भी पहला स्टेट उड़ीसा. Which of the following states first established the institution of Lokayukt? So Maharashtra first established the institution of Lokayukt. Lokayukt institution was first established through Maharashtra Lokayukt and Deputy Lokayukt Act 1971. Next, the Lokayukt of Uttar Pradesh submits its report to. So they submit its report to governor. The first Indian state to pass the Lokayukt bill in 2011. फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने 2011 में लोकायुक्त बिल पास किया है वो है उत्तराखंड. ओके, November 2011, 1st November. Which of the following are the states where the chief minister comes in the ambit of Lokayukt Act? तो देखिए ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, इट वॉज द करेक्ट आंसर जब क्वेश्चन पूछा गया था 1995 में. ठीक है, बट एट प्रेजेंट लोकायुक्त हैज़ इंक्लूडेड द चीफ मिनिस्टर इन इट्स एम्बिट इन मैनी स्टेट्स. अब बहुत सारे स्टेट्स में इसके एम्बिट में आ गया है, और उसके अलावा अगर हम देखें तो लोकायुक्त को एबॉलिश भी किया उड़ीसा ने. सो उस टाइम के लिए तो आंसर सी सही था. नाउ स्टेट्स लाइक हिमाचल, आंध्रा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, ये सारे जो स्टेट्स हैं ये लोकायुक्त के अंदर इसमें चीफ मिनिस्टर भी इनके एम्बिट में आते हैं. नेक्स्ट, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेशन इन द पैनल फॉर ड्राफ्टिंग द लोकपाल बिल इट इंक्लूड्स. सो इस सोसाइटी में कौन कौन थे सिविल सोसाइटी के पैनल में? इसमें थे अन्ना हजारे जी, संतोष हेगड़े जी और शांति भूषण. ठीक है, ये लोग नहीं थे.
So there were 5 members: Anna Hazare, देन संतोष हेगड़े, शांति भूषण. ठीक है, कौन कौन हो गए? 3 तो यहाँ से आप याद रख लीजिए, अन्ना हजारे, संतोष हेगड़े और शांति भूषण. ठीक, 2 सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी और प्रशांत भूषण जी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द माइनॉरिटीज इन इंडिया. Now the government of India has notified 5 communities, namely Muslims, Sikh, Christian, Buddhist, Zoroastrians as the minorities. The National Commission for Minority was given the statutory status in 1993. The smallest religious minority in India are Zoroastrians. The Constitution of India recognizes and protects the religious and linguistic minorities. तो आपको बताना इनमें से सही कौन सा है. देखिए, जब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 इनेक्ट हुआ था, विच केम इनटू फोर्स ऑन 17 मई 1992. ठीक है, सो द माइनॉरिटी कमीशन बिकम अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इसको रीनेम किया गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़. तो इसके साथ स्टेटमेंट टू तो हो जाता है गलत, जो कि लिखा है 1993. सो इट वॉज इन 1992. The first statutory national commission was set up on 17th May 1993. Right, Gazette notification issued on 23rd October 1993 by Ministry of Welfare, Government of India. 5 religious communities: Muslims, Christians, Sikh, Buddhists and Zoroastrians, जिनको हम पारसीज भी बोलते हैं. Now these were notified as minority community. Further, with notification dated 27 January 2014, Jains also have notified as minority community. ठीक है, तो 2014 के बाद जैन भी minority community में आ गए. Now the 6 communities have notified as minorities at present. Statement 1 is also false. अभी के टाइम से अगर हम देखें तो Zoroastrian is not the smallest religious minority, as there exist other smaller minorities which are not notified as minorities. The Constitution of India recognizes and protects the religious and linguistic minorities. Thus, only statement 4 is correct at present. ठीक है, next. Vora committee was formed to study. So, Vora committee जो बनी थी, it was formed to study the nexus of politicians and the criminals. ये बनी थी in 1993. Name the committee which has investigated and submitted the report on the nexus of politicians and criminals. So, it is Vora committee. Who recommended to end the Indian Administrative Services and Police Services? So it was Raj Mannar Commission. This commission recommended to end the Indian Administrative, IAS and IPS services. Under which article of the Constitution the Protection of Human Rights Ordinance was issued by the President in 1993. So it was under Article 123. President of India promulgated the Protection of Human Rights Ordinance 1993 under the Article 123 of the Indian Constitution on 26 September 1993 to provide for the constitution of a National Human Rights Commission, State Human Rights Commission in state and human right courts. Next देखते हैं, when did the Protection of Human Rights Act came into force in India? So it came into force on 28 September 1993. What was the objective of the Protection of Human Rights Act 1993? So the objective was better protection of human rights, constitute Human Rights Protection Commission, constitute Human Rights Protection Commission in the state. All of the above. तो सारे ही थे. The main objective is to provide for the constitution of national and state human rights and matters connected in addition to that or incidental in that. ठीक है. Next, who is not the member of a committee for the appointment of chairperson and members of the National Human Rights Commission? तो इनमें से कौन नहीं होंगे? तो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट, वो नहीं होंगे. Section 4 of the Protection of Human Rights Act 1993 lays down the chairperson and the members of the commission are appointed by the President of India on the recommendation of a committee
इसमें कौन कौन होंगे? इसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, sorry, opposition in the house of the people, leader of opposition in the council of states, then chairman of the council of states is not a member of national human rights commission. Who is not the ex officio member of the national human rights commission? Who is not? ठीक है, सो एक्स ऑफिशियो मेंबर की बात हो रही है, कौन नहीं होगा? सो चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया नहीं होंगे, बाकी तो सब एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, सॉरी, एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर SC ST, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ये तीनों ही आएंगे इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। इट्स चेयरमैन मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. It has formation in each state as State Human Rights Commission. Its powers are only recommendatory in nature, and it is mandatory to appoint a woman as a member of the commission. ठीक है, तो ये ज़रूरी है. अब ये इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें से आपका देखिए, इसमें स्टार दिया हुआ है. ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन राइट कमीशन स्टेब्लिश हुआ था 93 में. चेयरमैन एंड मेंबर जो हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019, इट एंटाइटल्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट as well as the other judges to be appointed as the chairperson of the National Human Rights Commission. Now, apart from this, the number of members or civil society of the commission has been increased from 2 to 3. Then, apart from this, the number of members of civil society of the commission has been increased from 2 to 3, in which at least one member जो होंगी that must be a woman. Now, its power are recommendatory in nature. The State Human Rights Commission are constituted by the state, and they are not the part of the Human Rights Commission. So in the present perspective, only statement 3 and 4 are correct. Now, in relation to offences described under section 175, section 178, section 179, section 180 or section 228 of the Penal Code, the Human Rights Commission is to be deemed as civil court. ठीक है. Next, in which section of Human Rights Protection Act 1983 is public servant defined? Public servant को define किस में किया है? So it has been defined in section 2M. Next देखते हैं. So section 2M जो है, it defines the public servant. ठीक है, कि क्या होते हैं public servant. Next, every member of the commission or state commission and every officer appointed or authorized by the commission or the state commission to exercise functions under the Protection of Human Rights Act is to be deemed as a public servant. ठीक है. Next question. Read the following and select the correct answer from the code given below. Assertion और reasoning का question है. NHRC is to be headed by a person who has been a former Chief Justice of India. The chairperson of NHRC holds the office for a the chairperson of NHRC holds office for a term of 5 years or till he attains the age of 70 years, whichever is earlier. So देखिए, इसमें दोनों ही गलत हैं. According to the Protection of Human Rights Amendment Act 2019, the National Commission for the National Human Rights Commission, it is to be headed by the former Chief Justice of India or a judge of the Supreme Court. Now, the chairman of the NHRC hold the office for 3 years or till the attain the age of 70 years. जो भी इनमें से जल्दी होगा वो. So both A and R ये दोनों ही गलत हो जाते हैं. ठीक है. Next, according to the National Human Rights Commission Act 1993, who amongst the following can be its chairman?
Any serving judge of the Supreme Court, any serving judge of the High Court, only retired Chief Justice of India, only a retired Chief Justice of a High Court. तो देखिए इसमें जो NHRC में है, who among the following can be its chairman, तो चेयरमैन जो होंगे वो कौन होंगे? Should be a former Chief Justice of India. Who is the current chairman of the National Human Rights Commission? अब देखिए क्वेश्चन कब का है ये देखना पड़ेगा, 2021 का है. ठीक है. ओके. सो नाउ who is the current chairman of the National Human Rights Commission? सो करंट चेयरमैन की बात करें तो ये हैं जस्टिस HL दत्तू. नेक्स्ट देखते हैं. द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज, सो टेन्योर है 3 साल. The term of office of the members of National Human Rights Commission from the date on which ठीक है, from the date on which he or she enters upon his or her office. सो ये देखिए अब ये चेयरमैन और मेंबर जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, ये होल्ड करते हैं ऑफिस 3 साल के लिए और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स. नाउ इनमें से जो भी पहले होगा वो हो जाएगा, वो मिल जाएगा. After their tenure, the chairman and the members are not eligible to further employment under the central state government. Next, while dealing with the complaints of the violation of human rights by the members of armed forces, ठीक है, the commission either on its own motion or on a receipt of petition will क्या करेंगे? सो दे विल सीक अ रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नर. ठीक है. सो कमीशन हैज लिमिटेड parole powers and jurisdiction with respect to the violation of human rights by the members of the armed forces. Now in this sphere, the commission may seek a report from the central government. सो बेसिकली इसको अपनी रिकमेंडेशन बनाया उन्होंने बाद में. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का. चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, सो दे आर अपॉइंटेड बाय, स्टेट की बात आ रही है तो गवर्नर. ठीक है. सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे. फ्रॉम टुमारो वील स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 36. Till then, keep revising, keep studying. Do like the video, share the video and subscribe the channel. Jai Hind, Jai Bharat.